नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञानोवा यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा डिस्कशन है प्रतियोगिता दर्पण अप्रैल 2026, जिसके अंतर्गत आज हम 3 सेगमेंट कंप्लीट करेंगे। पहला इकोनॉमी, सेकंड साइंस एंड टेक और लास्ट में एनवायरनमेंट का पार्ट रहेगा। डिस्कशन स्टार्ट करें उसके पहले 2 बातें। पहली, इस वीडियो के बेटर रिस्पॉन्स के लिए आप इसको 1.25 की स्पीड में करके देख सकते हैं। दूसरी बात, इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, तो उससे आप टेलीग्राम में जाइए और पीडीएफ को डाउनलोड कर बार बार रिवाइज करिए और सफलता के पास पहुंचिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। पहला सेगमेंट आर्थिक घटनाक्रम। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति आकलन है, ठीक है, जो कि नए आधार वर्ष 2026 के तहत इसका किया गया है। और इसका जो आकलन है वो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय अर्थात एनएसओ के द्वारा किया जाता है। तो डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आकलन किसके द्वारा किया जाता है, तो एनएसओ के द्वारा किया जाता है। और ये सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है एनएसओ। पूर्व में 2012 था, यानी आधार वर्ष 2026 में चेंज किया गया है और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए नया आधार वर्ष 2026 कर दिया गया है। पहले ये 2012 था, ठीक है। और जो नया सूचकांक है तो उसके अंतर्गत, यानी जब आधार वर्ष चेंज किया गया और उसके आधार पर जब नया सूचकांक बनाया गया तो इसमें कुछ परिवर्तन किए गए। जैसे 358 वस्तु एवं सेवाओं पर आधारित आकलन होता है और 358 में 308 वस्तु होती हैं और 50 सेवाएं होती हैं, ये याद रखिएगा। और ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ऐसा है जिसमें वस्तु और सेवाएं दोनों सम्मिलित की जाती हैं, ठीक है। और इसका आकलन करने के लिए शहरी बाजारों की संख्या 1460 और ग्रामीण बाजारों की संख्या 1465 ली गई, यानी गांव के 1465 और शहर के 1460 बाजारों को आकलित किया गया और उसी के आधार पर किया गया। जो खुदरा मुद्रास्फीति जनवरी 2026 है तो उसके अकॉर्डिंग पूरे भारत की मुद्रास्फीति 2.75% है, ठीक है। और ग्रामीण स्तर पर 2.73 और शहरी स्तर पर 2.77, यानी ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा शहरी क्षेत्र में जो मुद्रास्फीति है वो अधिक है। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके पॉइंट हैं कि जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है, एनएसओ के द्वारा, यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। और इसका आधार वर्ष क्या है, 2026। पहले क्या था, 2012। इसमें वस्तु एवं सेवाओं दोनों को सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। कितनी वस्तु और सेवाएं हैं, 358 बस। हाँ, एक पॉइंट ये है 2.75% की मुद्रास्फीति है। चलिए, हाँ, इसी से रिलेटेड है कि इस सूचकांक में 12 डिविजन्स बनाए गए हैं, ठीक है। जो सूचकांक बनाया जाता है उसमें सर्वाधिक भारांश खाद्य एवं पेय पदार्थ यानी 36.75% दिया गया है। यानी वस्तु और सेवाओं में सबसे अधिक जो भारांश है, यानी सबसे अधिक जो व्यक्ति यूज करता है वो खाद्य एवं पेय पदार्थ है, 36.75%। और सबसे कम मनोरंजन, खेल एवं संस्कृति, यानी भारत अगर विकसित बन जाए तो मनोरंजन, खेल और संस्कृति का जो भारांश है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि सर्वप्रथम हमारी जो ज़रूरत है आज के समय पर वो खाद्य एवं पेय पदार्थ यानी पेट भरना। मनोरंजन, खेल, संस्कृति तो दूर की बात है, तो इसमें सबसे कम भारांश रहता है। और जो विकसित राष्ट्र हैं उनका भारांश मनोरंजन, खेल एवं संस्कृति पर काफ़ी बड़ा रहता है, ठीक है। इसका मात्र 1.52%। याद रखें कि एनएसओ जो है वो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अलावा, सीपीआई मतलब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अलावा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक और जीडीपी के आंकड़े जारी करता है। ये डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जीडीपी के आंकड़े भारत में कौन जारी करता है, एनएसओ। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के आंकड़े कौन जारी करता है, एनएसओ। सीपीआई अर्थात उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़े कौन जारी करता है, एनएसओ। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है यूपीपीसीएस, बीपीएससी में। और जहां सीपीआई के लिए आधार वर्ष इन्होंने चेंज कर दिया, पर ये आपके ये दोनों जो हैं इसके लिए आधार वर्ष अभी 2022-23 है, ठीक है, 2022-23।
24 नहीं है, सॉरी, मतलब चेंज कर दिया गया है। तो इसके लिए 2024 और इन दोनों के लिए आधार वर्ष 2022-23। ठीक है, चलिए ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक मौद्रिक नीति। तो ये आरबीआई के द्वारा मौद्रिक नीति जारी किया जाता है। मौद्रिक नीति जारी करने की एक परिषद है, वो जारी करती है। इस बार कोई चेंज नहीं हुआ, नो चेंज। ये फरवरी 2026 के अंतिम आंकड़े हैं। तो इसमें जो आपका रेपो रेट है वो 5.25, ट्रिपल आर मतलब रिवर्स रेपो रेट ये है आपका 3.35, एचडीएफ 5, बीआर मतलब बैंक रेट 5.50, एमएसएफ रेट 5.50, सीआरआर मतलब कैश रेशियो रिजर्व ये 3 है, और एसएलआर जो लिक्विडिटी रेशियो होता है वो 18 है। ठीक है, तो एक बार इसको देख लीजिएगा, कभी एग्जाम में आ जाता है तो आप इसको हल कर लेंगे। इसके पहले वाले मंथ में इसका विस्तृत मैंने अध्ययन कराया है, उसमें कंपैरिजन भी किया गया है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति। इसकी गणना केंद्र सरकार का वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। तो थोक मूल्य सूचकांक जो के आधार पर जो मुद्रास्फीति है उसका आकलन कौन करता है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, केंद्र सरकार। इसका आधार वर्ष 2011-12 है। देखिए कुछ समय बाद इसका आधार वर्ष 2022-23 कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी इसको चेंज नहीं किया गया, 2011-12 है। ठीक है, इसमें जैसे सीपीआई में वस्तु और सेवा दोनों था, इसमें केवल वस्तुओं को शामिल किया जाता है। ठीक है, और 10 माह 1 पॉइंट यानी लास्ट के 10 माह में 1.81% की वृद्धि के साथ मुद्रास्फीति चल रही है। ठीक है, चलिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक पर, 16वें वित्त आयोग की सिफारिश है। तो आप लोगों को पता होगा कि अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया था, और इन्होंने 17 नवंबर 2025 को रिपोर्ट अपनी राष्ट्रपति को सौंप दी। 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री जो भारत की हैं उन्होंने सदन में रखा इस रिपोर्ट को। तो यहाँ से स्टैटिक पार्ट का अगर क्वेश्चन पूछे कि जो वित्त आयोग है अपनी रिपोर्ट किसे देता है? राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति फिर वित्त मंत्री को देता है, और वित्त मंत्री सदन में रखता है। केंद्रीय करों में राज्यों को 41% का हिस्सा, याद रखिएगा, इस बार निर्धारित किया गया है, पहले भी था 15वें वाले में 41%, याद रखिएगा। और इस 41% का क्षैतिज विभाजन, यानी विभिन्न राज्यों को, जैसे आप अब इन लोगों के पास मान लीजिए 10,000 रुपये आया। ठीक है, अब 10,000 को विभिन्न राज्यों में देना है, यानी ऐसे समझिए कि टोटल 10,000 टैक्स आया जो जिसमें राज्यों को हिस्सा देना है। अब इस 10,000 में 4100 रुपये यानी 41% देना है, तो 4100 रुपये राज्यों के लिए इन्होंने रिजर्व कर दिया। अब इस 4100 में विभिन्न राज्यों के लिए अलग अलग क्षैतिज विभाजन किया गया कि इस राज्य को इतना दिया जाएगा। उसी के आधार पर सभी को दिया गया कि भाई इतना इसके परसेंट दिया जाएगा। उसमें जो प्रमुख हैं तो वो बता देता हूँ मैं। जैसे उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा हिस्सा है, यानी सबसे ज़्यादा किसे दिया जाता है? उत्तर प्रदेश को। इस बार 17.62%। ठीक है, और लास्ट ईयर की अपेक्षा, लास्ट ईयर नहीं, 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अकॉर्डिंग 17.94% उत्तर प्रदेश के लिए अलॉट हुआ था, और इसमें कमी की गई है। ठीक है, बिहार दूसरा सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता, 10.06% 15वें में था, और ये घटकर 9.95% हो गया। तो बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से और ये यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपने अपने राज्य के लिए। सिक्किम सबसे कम हिस्सा सिक्किम का है, यानी 0.34%। पहले कितना था? 0.39%, यानी इसका भी घटा है। इन सब लोगों का घट रहा है। चलिए, कर्नाटक
सर्वाधिक वृद्धि, ठीक है। तो सर्वाधिक वृद्धि कर्नाटक, जहां पहले 15वें वित्त आयोग में 3.65% था, अब इसका हिस्सा 4.13% हो गया, यानी प्लस हुआ, सर्वाधिक वृद्धि। मध्य प्रदेश सर्वाधिक कमी, ठीक है ना, पहले इसका हिस्सा 7.85% था, अब ये घटकर 7.35% हो गया। तो ये महत्वपूर्ण आपके बिंदु है। जो सबसे बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश का, दूसरा सबसे बड़ा बिहार, सबसे कम हिस्सा सिक्किम, सर्वाधिक वृद्धि कर्नाटक, सबसे कम सर्वाधिक जो कमी हुई वो मध्य प्रदेश में। तो यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना, समझिए, एकदम रट लीजिएगा। प्रत्येक राज्य को हिस्सा देने के लिए मानदंड, यानी जो एक मानदंड रखा जाता है कि प्रत्येक राज्य को जब क्षैतिज विभाजन करेंगे किसको कितना देना है, तो एक मानदंड है जिसमें आय की दूरी को 42.5% माना जाता है, इसको वेटेज दिया जाता है। जनसंख्या 2011 के आंकड़ों के अनुसार 17.5% का वेटेज है इसको। क्षेत्रफल 10% का वेटेज, वन एवं पारिस्थितिकी का 10%। मतलब ये सब देख लीजिए कि अगर आप फॉरेस्ट्री और इकोसिस्टम पर अच्छे से काम कर रहे हैं तो ये भी ऐड किया जाता है इसमें। जनसंख्या प्रदेश, ठीक है, 10%। कर और राजकोषीय प्रयास, इसको पहले था इसमें, पर इसको अब खत्म कर दिया गया है। जीडीपी में योगदान पहली बार ये लाया गया मानदंड के रूप में, तो 10% का मान इसको रखा गया है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ज्ञानोवा की तरफ से करंट अफेयर्स प्रोग्राम 2026 है, जो 5 स्टेप पर वर्क करेगा। सेगमेंट आधारित, संपूर्ण माह आधारित, प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रत्येक माह 100 क्वेश्चन लाया जाएगा। मैराथन क्लासेज जब एग्जाम पास में आएगा तो कंटेंट बेस्ड पे, क्वेश्चन बेस्ड पे। मिसलिनियस टॉपिक्स, जिससे मिसलिनियस टॉपिक्स ऐसे होंगे जो बार बार एग्जाम में आते हैं और याद करने में आपको कठिनाई होती है, या पीडी में कवर नहीं हो पाया पहले, तो वो सब आपको दिया जाएगा। जैसे सरकारी योजनाएं, सैन्य अभ्यास, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं। तो चलते हैं अपने पढ़ाई के क्षेत्र में। तो उसी 16वें वित्त आयोग की जो सिफारिश है, अभी वही टॉपिक चल रहा है हमारा, काफी बड़ा टॉपिक है। 2026 से 31 के लिए 9,47,409 करोड़ रुपए का अनुदान की व्यवस्था की गई है, ठीक है। यानी सरकार, केंद्र सरकार 9,47,409 करोड़ रुपए का अनुदान दे सकती है 2026 से 31 के बीच में, जिसके अंतर्गत 7,91,493 करोड़ रुपया स्थानीय सरकारों को अनुदान दिया जाएगा और 1,55,816 करोड़ रुपया आपदा प्रबंधन के लिए। यानी कहीं आपदा आ जाता है, जैसे खासतौर पर ये आपके जो पूर्वी तटीय राज्य हैं, यहाँ पर बंगाल है, आपका आंध्र प्रदेश, ओडिशा है, आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर सब तमिलनाडु, तो आता रहता है चक्रवात वगैरह, तो कोई भी आपदा है उसके लिए आप दे सकते हैं। अनुदान जो मिलेगा उसके लिए 3 मानदंड बनाए गए हैं, जब उसको पूरा किया जाएगा तब मिलेगा अनुदान। पहली बात, संविधान के अनुसार स्थानीय निकायों का गठन होना चाहिए। स्थानीय निकायों के अनंतिम और ऑडिट किए गए खातों को पब्लिक डोमेन में प्रकाशित करना होगा, ठीक है। तो पब्लिक डोमेन में जब खाते प्रकाशित करेंगे तभी आपको मिलेगा। और तीसरा, राज्य वित्त आयोग का समय से गठन होना चाहिए। ये 3 मानदंड पहले पूरे करने होंगे, तभी किसी राज्य के स्थानीय निकाय को या आपदा से संबंध में अनुदान दिया जा सकता है। केंद्र सरकार को राजकोषीय घाटे जीडीपी का 3.5% रखने का सुझाव दिया गया है। कितना? 3.5%। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, 3.5% याद रखिएगा, राजकोषीय घाटा जीडीपी का। राज्यों के लिए राजकोषीय घाटे की जो सीमा है जीएसडीपी का 3%, यानी 3% से अधिक नहीं होना चाहिए किसी भी राज्य का जो राजकोषीय घाटा है जीएसडीपी का, यानी राज्य की जितना बजट है। बिजली वितरण कंपनियों का निजीकरण की बात की गई है इसमें, और 308 निष्क्रिय उद्यमों की समीक्षा की जाए एवं जरूरत हो उसे बंद कर दिया जाए। कितने? 308। केंद्र सरकार या राज्य सरकार के जो पीएसईज हैं, यानी सरकारी उद्यम,
उनको 4 वर्ष में, लगातार 4 वर्ष में अगर 3 वर्ष घाटे में है तो कैबिनेट के विचारार्थ के लिए रखा जाना चाहिए और ज़रूरत पड़े तो विनिवेश कर दीजिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी जो 16वें वित्त आयोग ने सिफारिश है की और उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। 25 लाख टन गेहूं की निर्यात की अनुमति हुई है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है पर 25 लाख टन याद रखिएगा। कच्चे जूट की एमएसपी, तो कच्चे जूट जिसे टीडी ग्रेड 3 बोला जाता है, इसकी एमएसपी को बढ़ाया गया है और ये जो एमएसपी जारी किया जाता है वो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा। ये समझिए कि किसी भी एग्जाम में छपा क्वेश्चन है, आ जाएगा। ठीक है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा ही एमएसपी जारी किया जाता है, ये याद रखिए, गन्ने का छोड़ करके। ठीक है, यानी इसे शॉर्ट फॉर्म में सीएसीपी बोलते हैं। और इस बार 5,925 रुपये प्रति कुंटल एमएसपी रखा गया है और जो वृद्धि है वो 275 रुपये प्रति कुंटल हुई है। और जो एमएसपी जारी करने का एक आइडियल कंडीशन है, 2018-19 के बजट में ये व्यवस्था की गई कि 1.5 गुना, यानी जो लागत है उसका 1.5 गुना होनी चाहिए एमएसपी। ये अमेरिका के द्वारा जो अधिक टैरिफ लगाया गया था उसी से संबंधित इसे रेसिप्रोकल टैरिफ बोला गया और वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने इसे अवैध करार दिया गया। दरअसल आपने देखा होगा कि भारत का जो टैरिफ था, भारत के लिए जो लगाता था अमेरिका, वो 18% था, फिर इसने बढ़ाकर 25% कर दिया और दंडात्मक रूप से कि आप रसिया से क्यों तेल खरीद रहे हैं बढ़ा करके डबल कर दिए, यानी 50%। अब ऐसे जो है बेफिजूल के जो टैरिफ दर बढ़ाई जा रही थी, इसको लेकर के वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने इसको अवैध करार दिया है कि ये भाई गलत चीज़ है। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय लेखा अनुमान, नेक्स्ट टॉपिक। ये सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है ये आंकड़े। इसका आधार वर्ष 2022-23 है, ये याद रखिएगा। इस बार का जो लेखा अनुमान है हमारा, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र और कुल कीमतों पर जीवी है। तो प्राथमिक क्षेत्र में 24-25, 25-26, 24-25 में 4.9 था और ये घट करके माइनस होकर के 2.6%। द्वितीय क्षेत्र में 8 था 24-25 में और ये बढ़कर 9.1%। तृतीय क्षेत्र में 7.9 था और ये कितना हो गया, 9, और कुल 7.3 था बढ़ करके 7.7 हो गया। यानी अगर लेखानुमान प्राथमिक क्षेत्र की बात की जाए तो इस समय 2.6%, द्वितीय 9.1%, तृतीय 9%, कुल कीमतों पर जीबीए 7.7%। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर। ये हमारे पीडीएफ की बातें हैं। क्यों ज्ञानोवा नोट्स पीडीएफ क्यों इतनी महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसमें है रिच कंटेंट, क्रिस्प एंड इफेक्टिव शॉर्ट नोट्स। 15 से 20 पेज का नोट्स की रहता है 1 महीने का, और 400-500 पेज वाला पीडीएफ नहीं पढ़ना है। 130 से 150 पेज की पीडीएफ पूरे साल की रहेगी, जिससे आप बार बार यूजन कर पाएँ, जिससे सफल भी हो पाएँ। बस आपको काम ही करना है, वीडियो जरूर देखना है, तभी पीडीएफ कारगर होगी। चलिए, यह संपर्क सूत्र है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो हमारा जो अगला सेगमेंट है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ठीक है, पहला आई लिव कनेक्ट। ये विश्व का पहला डॉक्टर संचालित एआई हेल्थ केयर इकोसिस्टम है। तो विश्व का पहला डॉक्टर संचालित एआई हेल्थ केयर इकोसिस्टम क्या नाम है? आई लिव कनेक्ट। आई लिव कनेक्ट। एनीरा, ये स्वदेशी बायोसिमिलर दवा है, ठीक ना, स्वदेशी है, रेटिनल रोगों के उपचार के लिए, और ये जाउडस लाइफ साइंसेज द्वारा विकसित की गई है। ठीक है, स्वदेशी बायोसिमिलर का मतलब क्या होता है? जो जीवित कोशिकाओं से बनाया जाता है। तो ध्यान रखें कि स्वदेशी बायोसिमिलर दवा रेटिनल रोगों के उपचार के लिए जाउडस लाइफ साइंसेज द्वारा जो डेवलप की गई उसका नाम क्या है? एनीरा। एकदम याद कर लीजिए इसको, एनीरा। ठीक है, चलिए गैलेक्स आई
ये भारत का पहला निजी सैटेलाइट ऑपरेटर है और डेटा की मार्केटिंग और रीसेलिंग NSIL यानी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। तो भारत का पहला निजी सैटेलाइट ऑपरेटर क्या नाम है उसका? गैलेक्सी आई। सैटेलाइट बस एज ए सर्विस, यह एक पहल है इन स्पेस की, ठीक है। इसके अंतर्गत 3 स्टार्टअप्स का चयन हुआ है। पहला है ध्रुव स्पेस और दूसरा स्ट्रॉम टेक्नोलॉजी सॉरी, और तीसरा अजिस्ता इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो ये ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि इन स्पेस की एक पहल जिसके अंतर्गत 3 स्टार्टअप्स का चयन हुआ है। क्या नाम है उसका? सैटेलाइट बस एज ए सर्विस। टाइम वार्प्ड, हाल ही में खोजा गया एक सुपरनोवा है। तो हाल ही में खोजा गया एक सुपरनोवा, उसका नाम क्या है? टाइम वार्प्ड। पहला नेशनल बायो बैंक लॉन्च किया गया और इसको 6 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश के 28 संस्थान इसमें मिलकर के कार्य करेंगे, ठीक है। ASC अर्जुन ह्यूमनाइड रोबोट है, ये विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर स्थापित किया गया है इसको। ये भारतीय रेलवे के द्वारा यात्रियों की सुरक्षा के लिए। तो ह्यूमनाइड रोबोट विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन यात्रियों की सुरक्षा के लिए कौन सा है रोबोट? ASC अर्जुन। बोधन AI ये एडू स्टैक द्वारा विकसित किया गया है IIT मद्रास में, ठीक है। नहीं सॉरी, एडू स्टैक विकसित करने के लिए। तो बोधन AI मतलब एडू स्टैक विकसित करने के लिए IIT मद्रास में 500 करोड़ की लागत से शिक्षा मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया। तो बोधन AI शिक्षा मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया IIT मद्रास में। इसमें 500 करोड़ रुपया से। तो बोधन AI और IIT मद्रास मत भूलिएगा। भारत के पहले AI सक्षम राज्य विश्वविद्यालय पायलट प्रोजेक्ट की घोषणा की गई है। कहां पर? चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश। अब पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, नेक्स्ट सेगमेंट। पेंगोलिन संरक्षण इसका किया जाएगा नागालैंड की संगतम जनजाति के द्वारा और इसके तहत शिकार एवं तस्करी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जो पेंगोलिन है वो IUCN की संकटग्रस्त में आती है, ठीक है ना। तो हाल ही में नागालैंड की संगतम जनजाति ने किसे शिकार और तस्करी पर प्रतिबंध लगाया है? पेंगोलिन के। हॉर्नबिल रेस्टोरेंट हाल ही में खोला गया। कहाँ पर? सीता नदी टाइगर रिजर्व, छत्तीसगढ़, ठीक है। और छत्तीसगढ़ वन विभाग के द्वारा किसके लिए? हॉर्नबिल के संरक्षण के लिए। तो हॉर्नबिल रेस्टोरेंट, सीता नदी टाइगर रिजर्व, छत्तीसगढ़ वन विभाग। उत्पत्ति प्रमाणन पत्र पोर्टल, ये उसे दिया जाएगा जो खेती के माध्यम से औषधि पौधों को उगाते हैं, ठीक है। किसके द्वारा दिया जाएगा? राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के द्वारा। तो उत्पत्ति प्रमाण पत्र पोर्टल औषधि पौधों से संबंधित है। इसके बारे में जानते हैं। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, ये जैव विविधता अधिनियम 2002 द्वारा स्थापित है। एक वैधानिक प्राधिकरण है। इसकी स्थापना 2003 में हुई। देखिए कानून, ये जैव विविधता अधिनियम आया था 2002, इसके आधार पर बना, पर इसकी स्थापना की गई प्राधिकरण की 2003 में। हेडक्वार्टर चेन्नई। इसमें 1 अध्यक्ष होते हैं और 10 पदेन सदस्य, 5 गैर सरकारी सदस्य। तो किसी भी PCS के एग्जाम में एनवायरनमेंट से संबंधित स्टैटिक का जो पार्ट है आपका, वहाँ से क्वेश्चन पूछ ले सकता है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के बारे में जानना अति आवश्यक है। नंधौर वन्यजीव अभयारण्य हाल ही में चर्चा रहा है, किस राज्य में है? उत्तराखंड राज्य में। ओपन सी फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट, ये देश का पहला फार्मिंग प्रोजेक्ट है। ये अंडमान सागर के नॉर्थ वे अर्थात श्री विजयपुरम में खोला गया है। श्री विजयपुरम किसका पुराना नाम है, नया नाम है सॉरी, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है ना। अंडमान निकोबार की राजधानी जो पोर्ट ब्लेयर है उसका नया नाम श्री विजयपुरम है। तो वहीं पर ओपन सी फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट। आज का डिस्कशन कंप्लीट होता है। डिस्कशन कैसा रहा जरूर आप कमेंट बॉक्स पर फीडबैक दें।
आपके जो सुझाव हैं उनको ज़रूर हम ऐड करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।